Hello everyone. This is the seventh lecture of acid, bases and salt for class 10 student and welcome you to the Singh Pathshala online classes. तो देखिए बेटा, जो सिक्स लेक्चर था हमारा उसमें हम किन चीज़ों के बारे में बात की थी उसे थोड़ा देख लेते हैं और उसके बाद में हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं भाई। तो देखिए, जो सिक्स लेक्चर में हमने बात की थी उसके बारे में मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ। तो मैंने आपको मेटल ऑक्साइड्स के बारे में बताया था कि जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली क्या होती हैं, वो बेसिक नेचर की होती हैं। ठीक है, बेसिक बेसिक होती हैं। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो क्या होती हैं, वो नॉन मेटल ऑक्साइड जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ये चीज़ आपको क्या करनी है भाई, इसे याद रखना है आपको। ओके, वो एसिडिक होती है। ठीक है, और इसके बाद में मैंने कुछ रिएक्शंस भी बताई थी कि किसकी रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। और उनमें मैंने एक एग्जांपल दिया था कि किसी भी अगर बेस की रिएक्शन हम नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाना चाहें, नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ करवाना चाहें तो आप लोग बताइए ये रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा देखना पड़ेगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा है। नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक नेचर की होती है। एसिडिक नेचर की होती है तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन पॉसिबल है, बिल्कुल है। इसका मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक है, बट मैं अब आपको एक और एग्जांपल देने जा रहा हूँ, ठीक है, जो मैं लास्ट क्लास में भूल गया था, जिसके बारे में जिससे आप काफ़ी फेमिलियर भी हो। जैसे बेस अगर हम ले लें COH द होल ट्वाइस, और उसके साथ में नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल कार्बन होता है तो कार्बन का ऑक्साइड CO2। अगर इसके साथ हम रिएक्शन करवाते हैं तो आपको पता है एसिड बेस की रिएक्शन होगी तो क्या मिलेगा, सॉल्ट प्लस वाटर मिलेगा। तो यहाँ सॉल्ट क्या मिलता है, CaCO3 और साथ में वाटर। तो तो अब आप लोग इसके बारे में आपको सोचना है कि आप इससे कैसे फेमिलियर हो। थोड़ा दिमाग पे जोर डालिए, इसके बारे में मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, थोड़ा हिंट देता हूँ मैं। देखिए, COH द होल ट्वाइस को लाइम वाटर बोलते हैं। अब शायद आपके दिमाग में आ गया होगा ये क्या थी, ये रिएक्शन कौन सी थी, डिटेक्शन ऑफ CO2 की रिएक्शन है भाई। ये लाइम वाटर को क्या कर देती है, मिल्की कर देती है। तो बेसिकली ये क्या थी, ये एक एसिड बेस रिएक्शन ही है। ये बेस है और यहाँ पे CO2 एक एसिडिक ऑक्साइड होता है, तो एसिड बेस रिएक्शन ही है ये। तो ये रिएक्शन को हम पहले ही पढ़ चुके थे। ठीक है, डिटेक्शन ऑफ CO2 में ये रिएक्शन का यूज होता है। लाइम वाटर मिल्की हो जाता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaCO3 का वाइट PPT। ओके ग्रेट। तो चलिए हम आज के लेक्चर के बारे में बात करते हैं। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है, सॉल्ट्स के बारे में हम बात करेंगे, सॉल्ट्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले में बात करते हैं सॉल्ट बनते कैसे हैं। ठीक है, अ सॉल्ट इज फॉर्म्ड when when an acid reacts with when an acid reacts with a base। ठीक है, जब कोई एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो तब सॉल्ट बनता है। उसी रिएक्शन को क्या बोला जाता था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोला जाता था। ये बात आपको पता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी सॉल्ट है तो वो किससे मिलके बनता है, वो सॉल्ट कैसे बनता है, जब किसी एक एसिड की रिएक्शन किसी बेस के साथ होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमें NaCl की बात करनी है, ठीक है, NaCl की बात करनी है, तो अगर मुझे बताना हो कि NaCl कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना हुआ है तो इसके बारे में मैं कैसे लिखूंगा। देखिए, इसका रिएक्शन लिखूंगा मैं। NaOH प्लस HCl की जब रिएक्शन हम करवाते थे तब बनता था NaCl। ओके, और साथ में वाटर तो हमें मिलता ही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे NaCl में क्या है, NaCl के अंदर Na प्लस आयन है और Cl नेगेटिव है। तो आपको थोड़ा ये देखना है कि ये जो Na प्लस है ये कहाँ से आया है और ये जो Cl नेगेटिव है ये कहाँ से आया है। ठीक है, तो देखिए जो कैटायन होता है किसी भी सॉल्ट के अंदर, जो कैटायन होता है वो कहाँ से आता है, ये Na प्लस NaOH से आया है। ठीक है, NaOH इज ए बेस, तो बेस से आता है कैटायन। ओके, जो एनाइन होता है वो एनाइन कहाँ से आता है, एनाइन आता है कहाँ से, एसिड से। HCl से आया है यहाँ पे Cl नेगेटिव, तो फ्रॉम एसिड। तो इस चीज़ को याद रखना है भाई, अभी हम इसे यूज़ करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सॉल्ट के अंदर, ठीक है, जो भी सॉल्ट है वो किस एसिड और किस बेस से मिलके वो
बना होगा, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैं इनके नीचे लिख भी देता हूँ। बेस यहाँ पे NaCl NaOH बेस और HCl एसिड से मिलके बना हुआ है। ठीक है, ये ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अभी हमें क्या पढ़ना है, सॉल्ट का नेचर डिटरमाइन करना करना आना चाहिए। सॉल्ट का नेचर कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है या क्या है, तो उसके बारे में भाई हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, किसी भी सॉल्ट को देख के हमें बताना आना चाहिए कि उसमें कौन सा एसिड था और कौन सा बेस था। चलिए अब आगे हम बात करते हैं एसिड्स के बारे में, थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं। एसिड्स दो तरीके के होते हैं भाई। एसिड्स क्या होते हैं? दो तरीके के होते हैं। ठीक है, एसिड्स को दो कैटेगरीज में हमने क्लासीफाई कर रखा है। कुछ होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स और कुछ होते हैं वीक एसिड्स। तो इनमें क्या फ़र्क है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड्स में क्या होता है? कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। कंप्लीट डिसोसिएशन होता है, ये मैं अभी समझाऊंगा कि डिसोसिएशन से क्या मतलब है। कंप्लीट डिसोसिएशन। और क्या होता है वीक एसिड्स में? क्या होता है? पार्शियल डिसोसिएशन होता है। तो देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, उसकी बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई HA, ठीक है, कोई भी एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है HA, ओके, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो मान लीजिए अगर इसके हमने 10 मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं हम इसके 10 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं, तो क्या होता है कि HA के 10 मॉलिक्यूल जितने भी ले रखे होते हैं वो सारे के सारे ही ब्रेक हो जाते हैं H प्लस प्लस A नेगेटिव आइंस में। यानी कि HA हमने जितने 10 मॉलिक्यूल लिए थे वो सारे के सारे ब्रेक हो जाएंगे। मतलब सॉल्यूशन के अंदर HA बिल्कुल नहीं रहेगा, बल्कि हमें क्या मिलेगा? 10 10 तो क्या मिलेंगे? H प्लस मिलेंगे और 10 ए नेगेटिव मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसे बोलते हैं कंप्लीट डिसोसिएशन। जितने भी मॉलिक्यूल्स डाले गए हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं? वो ब्रेक हो जाएं H प्लस और जो भी एनायन साथ में हमें मिले उसमें। अगर यहाँ पे वीक एसिड होता, मान लीजिए कोई भी HA वीक अगर एसिड होता ये, तो क्या होता? अगर हमने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए हैं, ठीक है, अगर हमने इसके 10 मॉलिक्यूल लिए हैं तो ये सारे के सारे क्या है? सारे के सारे नहीं टूटेंगे। तो इसीलिए हम रिवर्सिबल का साइन लगाते हैं यहाँ पे। इससे H प्लस और A माइनस तो मिलेगा, बट 10 के 10 मॉलिक्यूल ब्रेक नहीं होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं हम इसमें से कितने होंगे? ठीक है, केवल 4 ही मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे। तो 4 मॉलिक्यूल ब्रेक होंगे तो हमें 4 H प्लस मिलेंगे और 4 A नेगेटिव मिलेंगे। बाकी HA मॉलिक्यूल्स कितने बच जाएंगे? 6 मॉलिक्यूल्स इसके बच जाएंगे भाई। ओके, तो ये बात अब आपको समझ में आ गई कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड में क्या फ़र्क होता है। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है? कंप्लीटली टूट जाते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं सारे ही ब्रेक हो जाते हैं। वीक एसिड में ऐसा नहीं होता है भाई। चलिए, तो ये बात तो समझ में आ गई। अब एग्जांपल्स, ठीक है, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप इन्हें रट लेंगे बिकॉज ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं बट मैं आपको कुछ ही स्ट्रॉन्ग एसिड के एग्जांपल्स बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे पहला HCl, दूसरा HNO3 एंड द थर्ड इज H2SO4। ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स आपने याद रखने हैं। ठीक है, इसे रट लेंगे हम। RML। अब वीक एसिड्स के एग्जांपल बता देता हूँ मैं। एग्जांपल्स ऑफ वीक एसिड, देखिए भाई वीक एसिड के एग्जांपल क्या हैं? पहला है CH3COOH, एसिटिक एसिड। ओके, सेकेंड इज द फॉर्मिक एसिड HCOOH, दिस इज फॉर्मिक एसिड, ये भी वीक एसिड है। क्या मैं आपको बोल दूं कि, बल्कि नहीं रहने देते हैं, देखिए। और दूसरा H2CO3, इसे बोलते हैं कार्बोनिक एसिड, ये भी क्या है? वीक एसिड है। एक और वीक एसिड है HCN,
ठीक है। ये हाइड्रोसाइनिक एसिड या हाइड्रोजन साइनाइड भी आप इसे बोल सकते हैं। तो ये सारे क्या हैं भाई, हमारे वीक एसिड के एग्जांपल्स हैं। आपको ये याद रखना है, इसे रट लेना है इन एग्जांपल्स को। और एक और ख़ास चीज़, आपने कॉमन चीज़ आपने इन सभी एसिड्स में देखी होगी कि ये सारे के सारे एसिड क्या हैं, ये कार्बन कंटेनिंग है। ठीक है, सारे के सारे एसिड्स क्या हैं, कार्बन कंटेनिंग है। तो जितने भी कार्बन कंटेनिंग एसिड होते हैं वो सारे के सारे ही क्या होते हैं, वीक एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर किसी एसिड के अंदर कार्बन है तो वो वीक है, अगर कार्बन नहीं है तो वो स्ट्रांग है। ठीक है, कार्बन कंटेनिंग एसिड। बट ये ऐसा हमेशा नहीं होगा कि जिसके अंदर कार्बन नहीं है तो वो क्या हो, जिसके अंदर कार्बन नहीं है वो स्ट्रांग ही हो। एक वीक का एग्जांपल और बता देता हूँ, जिसके अंदर कार्बन नहीं है बट वो फिर भी वीक है, H3PO4। ये भी एक वीक एसिड होता है, इसे अलग से याद रख लेना। अदरवाइज जिसके अंदर कार्बन नहीं है वो स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसके अंदर कार्बन है वो वीक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड को अलग से याद कर सकते हो भाई आप। तो आसान है वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में बताना। ओके, चलिए अब हम ऐसे ही बात करते हैं किनकी, बेसिस की। बेस को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस। देखिए भाई, बिल्कुल एसिड की तरह है, बिल्कुल एसिड की तरह है। स्ट्रॉन्ग बेसिस में क्या होता है, कंप्लीट डिसोसिएशन होता है। ओके, बिल्कुल एसिड की तरह है। और वीक बेस में क्या होगा, पार्शियल डिसोसिएशन होगा। तो होता क्या है कि कंप्लीट डिसोसिएशन मतलब वही जो चीज़ मैंने आपको पहले समझाई थी एसिड्स के केसेस में, वैसे ही यहाँ पे बस एग्जांपल बदल जाएगा। ये वहाँ पे H+ हमें मिलता था और साथ में एनाइन मिलता था, यहाँ हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे हमें OH नेगेटिव मिलेगा और साथ में कैटाइन मिलेगा। बिल्कुल सिमिलर है, तो वो मैं बार बार नहीं बता रहा हूँ। अब एग्जांपल्स पे आते हैं। ओके, एग्जांपल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग बेसिस। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल आपको याद रखने हैं। ओके, तो पहला एग्जांपल है NaOH। ये कुछ ही याद रखने हैं आपको, ठीक है, ऐसे तो बहुत सारे हैं बट वो सारे नहीं याद रखने हैं जिनसे हमें डील करना है, हम उन्हीं की बात करेंगे। सेकेंड इज KOH, third is CaOH the whole twice, this is lime water, and the fourth is magnesium water। ठीक है, दिस इज मिल्क ऑफ मैग्नीशियम। तो ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं भाई, आपको ये याद होने चाहिए। ठीक है, इसे रट लेना है। स्ट्रॉन्ग बेसिस के एग्जांपल आपको पता होने चाहिए। अगर वीक बेस का एग्जांपल की बात करूं, ठीक है, एग्जांपल ऑफ वीक बेस, तो एक ही एग्जांपल है। ठीक है, ऐसे होते तो बहुत सारे वीक बेस हैं बट आपको हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, अभी जिसके साथ हमें पढ़ना है या जो हमारे सिलेबस में है, जिसके बारे में हम डील करेंगे जिसके साथ, वो एक ही है, डेट इज़ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो आप क्या कर सकते हैं, केवल वीक वीक बेस को याद रखो, बाकी सारे हमारे लिए क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड को याद रखना है भाई। अमोनियम हाइड्रोक्साइड केवल वीक होता है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग। ऐसे ही वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड को भी आसानी से याद कर सकते हैं। वीक एसिड जितने भी होंगे वो कार्बन कंटेनिंग होंगे, प्लस फॉस्फोरिक एसिड जो होता है H3PO4 वो भी वीक ही है। और उसके अलावा बाकी जिनमें कार्बन नहीं होगा वो क्या होंगे, वो स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो भाई ये आसान चीज़ है, हम बता सकते हैं, हम बता सकते हैं क्या, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस के बारे में हम बता सकते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं हम नेचर ऑफ सॉल्ट की, जिसके लिए हमने ये सारी खिचड़ी पढ़ी है। नेचर ऑफ द सॉल्ट, हमें तो पता है कोई भी सॉल्ट किससे मिलके बनता है, एसिड प्लस बेस से मिलके बनता है। तो उसका नेचर भी क्या कैसा होगा, वो एसिडिक होगा, बेसिक होगा, ये वो एसिड्स और बेस ही डिसाइड करते हैं जिससे मिलके वो बना होता है।
तो पहला केस ये हो सकता है कि वो जो भी सॉल्ट बना है वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हो। अगर ऐसा है भाई, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है, तो वो सॉल्ट कैसा होता है? वो न्यूट्रल सॉल्ट होता है। ओके। और अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से मिलके बना हुआ है तो वो एसिडिक सॉल्ट होता है। और और अगर वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बना हुआ है सॉल्ट है तो वो क्या होगा? वो बेसिक सॉल्ट होगा। और अगर वीक एसिड, फोर्थ पॉसिबिलिटी यही है कि दोनों ही वीक हों, वीक एसिड और वीक बेस से मिलके बना हो, तो वो सॉल्ट कैसा होगा? वो न्यूट्रल। वो न्यूट्रल बिल्कुल नहीं होगा भाई, इसे याद रख लें। वो न्यूट्रल बिल्कुल नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। मतलब खाली न्यूट्रल नहीं बोलेंगे उसे, वो कुछ भी हो सकता है। तो इसे अच्छे से याद रखें। तो काफ़ी सारे बच्चे इसे न्यूट्रल बोल देते हैं भाई, वो एसिडिक भी हो सकता है, वो बेसिक भी हो सकता है, और वो न्यूट्रल भी हो सकता है। तो चलिए अभी हमें नेचर आइडेंटिफाई करना है सॉल्ट्स का। सॉल्ट का नेचर आइडेंटिफाई करेंगे। तो सॉल्ट्स का नेचर आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जांपल ले लेते हैं भाई। हम एग्जांपल ले लेते हैं NaCl का। ओके। तो NaCl का एग्जांपल लेके हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि NaCl जो है वो कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना हुआ है। तो NaCl के अंदर केटाइन है Na प्लस। ओके। और Cl नेगेटिव के अंदर जो केटाइन है, Cl नेगेटिव, सॉरी, NaCl के अंदर जो केटाइन है वो Na प्लस था। NaCl के अंदर जो एनाइन है वो Cl नेगेटिव है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि Na प्लस कौन से बेस से आया है। तो आपको पता है Na वाला एक ही बेस है, दैट इज NaOH। तो NaCl के अंदर जो बेस होगा, ठीक है, जो बेस होगा जहाँ से Na प्लस आया है वो आया होगा NaOH से। और जो एसिड होगा जिससे ये Cl नेगेटिव आया होगा वो एक ही एसिड पॉसिबल है, HCl। ओके। और उसके बाद में हमें पता है NaOH कैसा बेस है, जो मैंने ऊपर ही बताया आपको। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को छोड़ के बाकी सारे बेस हमारे लिए स्ट्रांग होंगे, तो ये स्ट्रांग बेस है। और HCl कार्बन कंटेनिंग नहीं है। ठीक है। तो ये कैसा होगा? स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से मिलके बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो कैसा होगा भी, इसके बारे में बता सकते हैं हम। ये फिर कैसा होगा? ये न्यूट्रल सॉल्ट है। ठीक है। जो NaCl हम खाते हैं वो न्यूट्रल है, वरना बहुत गड़बड़ हो जाती। अगर ये एसिडिक या बेसिक होता तो हम उसे खा नहीं सकते थे, बिकॉज हमारी पीएच, हमारी बॉडी में जो पीएच है वो मेंटेन रहना चाहिए, हमारे ब्लड का पीएच। तो किसी ने नमक ज़्यादा खा लिया तो उसका पीएच चेंज हो जाएगा वरना। ओके। चलिए और सॉल्ट के एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल KNO3। KNO3। तो KNO3 में अगर आपसे कोई एसिड पूछे कि इसके अंदर कौन सा एसिड है, तो आपको सबसे पहले पहचानना है कि इसके अंदर कैटाइन और एनाइन कौन सा है। इसके अंदर K प्लस कैटाइन और NO3 माइनस एनाइन है। तो एसिड कौन सा NO3 वाला एसिड होता है वो सबको पता है, दैट इज HNO3, नाइट्रिक एसिड। ओके। और अगर बेस की बात करें तो इसके अंदर बेस कौन सा होगा? कौन सा K प्लस वाला बेस होता है? KOH। अब इनका नेचर भी पता होना चाहिए। एसिड में देखिए HNO3 कार्बन नहीं है तो स्ट्रॉन्ग एसिड। बेस देखिए KOH, केवल एक ही वीक बेस पड़ा था हमें, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैं। वीक बेस वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड था, उसके अलावा बाकी सारे स्ट्रॉन्ग हैं, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया। अब नेचर की बात करते हैं। तो नेचर कैसा होगा भाई? स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है, तो सॉल्ट का नेचर कैसा होगा? सॉल्ट का नेचर होगा न्यूट्रल। ओके। तो ऐसे हम बता सकते हैं भाई किसी भी सॉल्ट का नेचर। ये बड़ी ही आसान चीज़ थी हमारे लिए, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो मैं कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा उसमें आपको बताना होगा। ठीक है। क्वेश्चन है होमवर्क टाइप, तो आप लोग कर लेंगे। फाइंड द फॉलोइंग थिंग्स या डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स। डिटरमाइन द फॉलोइंग थिंग्स
फॉर द गिवन सॉल्ट, जो भी सॉल्ट मैं दूंगा उनके लिए आपको ये कुछ चीज़ें बतानी है। वो चीज़ें क्या हैं वो मैं बताता हूँ। पहला, एसिड उसके अंदर कौन सा प्रेजेंट है, या किस एसिड से मिलके वो बना बना हुआ है सॉल्ट। सेकेंड थिंग इज द बेस प्रेजेंट, उसके अंदर कौन सा बेस, किस बेस से मिलके बना है वो। सी इज द नेचर ऑफ द सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का नेचर कैसा होगा, एसिडिक होगा, बेसिक होगा, या क्या होगा, तो इसके बारे में आपको बताना है। अब मैं एग्जांपल्स लिख देता हूँ, ठीक है, मतलब जो भी हमारे वो जो आपको करने हैं। तो सॉल्ट्स ये हैं, MgCl2, सेकेंड इज द CH3COONA, third is the NH4Cl, fourth is CaCO3, fifth is K2SO4, sixth is Na2CO3, seventh is NH4 the whole twice CO3, fifth is MgSO4, ninth is CaNO3 the whole twice, and 10th is NH4 the whole twice SO4, 11th is K2CO3, and the 12th is NaHCO3, ठीक है, NaHCO3 बेकिंग सोडा इन सभी के बारे में आपको क्या करना है भाई, बताना है कि इनका नेचर कैसा होगा। ठीक है, इनके बारे में, इनके अंदर कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है, और इन सॉल्ट्स का नेचर क्या होगा, ये सब आपको बताना है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। भाई कंसेप्ट ऑफ पीएच की ओर। ठीक है, पीएच का क्या कंसेप्ट होता है उसके बारे में बात करते हैं। ओके, तो हमारा टॉपिक हो गया कंसेप्ट ऑफ पीएच। क्या चीज़ है ये पीएच, सब कुछ हम बात करते हैं भाई इसके अंदर। तो पीएच क्या होता है, पीएच एक वैल्यू, पीएच एक स्केल होता है, ठीक है, इसके बारे में हमें अभी बात करनी है। तो पीएच बेसिकली हमें क्या बताता है, किसके बारे में बताता है, पीएच हमें H+ आयन के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो पीएच की जो भी वैल्यू होती है, तो लिख लेते हैं, द वैल्यू ऑफ पीएच tells us about the tells us about the about the concentration of H+ आयंस। ठीक है, H+ आयंस के कंसंट्रेशन के बारे में बताता है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है। कंसंट्रेशन से मतलब क्या है, तो देखिए, कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन से आप ये समझ सकते हैं इज इक्वल टू, ठीक है, H+ आयन का कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयंस अपॉन वॉल्यूम। पर यूनिट वॉल्यूम में कितने H+ आयंस हैं, ये ही H+ आयन का क्या होता है भाई, कंसंट्रेशन होता है। ओके, अगर नंबर ऑफ H+ आयन पर यूनिट वॉल्यूम पे ज़्यादा होंगे तो मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ओके, ये आसान चीज़ थी। अब पीएच कैसे बताता है हमें H+ आयन के कंसंट्रेशन के बारे में, तो मैं पीएच का फॉर्मूला लिख देता हूँ, जिससे आपको ना तो याद करने की ज़रूरत है, ये हर क्लासेस में आप पढ़ोगे इसके बारे में। जो पीएच का फॉर्मूला होता है वो -log कंसंट्रेशन ऑफ H+ होता है। ये जो स्क्वायर ब्रैकेट मैंने बनाए हैं, इसके अंदर जो भी आयन लिखी जाए उसका मतलब होता है इसके कंसंट्रेशन की बात चल रही है। ठीक है, तो ये हो गया, इसे बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन। तो ये पीएच का फॉर्मूला होता है भाई, इसे याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए लिखवाया था ताकि आपको पता लगे कि पीएच और H+ आयन में, क्योंकि ये दोनों एक फार्मूले में आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है ये एक दूसरे से क्या होंगे, रिलेटेड होंगे।
अब ये कैसे रिलेटेड है वो आपको याद रखना है, वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद ये रखना है, इसी फॉर्मूले से पता लगता है जो पीएच होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइंस। ओके, एच प्लस आयन के कंसंट्रेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है पीएच, यानी कि अगर एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इस चीज को आपको याद रखना है, इस चीज को याद रखना है। तो मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख भी देता हूँ। जब भी कभी कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर उल्टा हो जाए, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाए तो तब पीएच की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी भाई। तो ये आसान चीज़ थी, पीएच के बारे में हम बात कर सकते हैं, पीएच के बारे में बता सकते हैं हम। ओके, अब आगे बात करते हैं। देखिए भाई, अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड के बारे में। स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड, जो किसी भी एसिड की जो स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, क्या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ द एच प्लस आइंस। ठीक है, एच प्लस आइंस के कंसंट्रेशन के क्या बराबर होती है भाई वो। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एच प्लस आयन का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। ठीक, तो वो भी मैं लिख देता हूँ। अगर कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयन ज़्यादा है तो इसका मतलब ये हुआ कि स्ट्रेंथ ऑफ एसिड क्या है, वो भी ज़्यादा है। ओके, अब देखिए भाई, अब आगे बात करते हैं हम एक एग्जांपल ले लेते हैं भाई, एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। उस एग्जांपल में हम दो बीकर्स ले लेते हैं जिसके बारे में हमें बताना होगा, जिसमें कि एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन या किस किस सॉल्यूशन का जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होगा। तो देखिए, दो केसेस ले लेते हैं हम। तो एक केस ये ले लेते हैं जिसके अंदर क्या है, यहाँ पे सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है, ठीक है, यहाँ जो वाटर प्रेजेंट है इसमें जो भी है, ये सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो 2 लीटर है। ओके, और इसके अंदर कितने एच प्लस आइंस प्रेजेंट है, वो 20 एच प्लस आइंस प्रेजेंट है, ऐसा मान लेते हैं। दूसरा एक और सॉल्यूशन ले लेते हैं, मान लेते हैं इसके अंदर क्या है, इसका जो वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम 5 लीटर है, और इसके अंदर कितने एच प्लस आइन प्रेजेंट है, वो है 100 एच प्लस आइंस प्रेजेंट है। ओके, तो हम इसका नाम ही दे देते हैं, इसे सॉल्यूशन ए बोल देते हैं। ओके, और इसे हम सॉल्यूशन बी बोल देते हैं। तो अगर हमसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा सॉल्यूशन ज़्यादा एसिडिक है, तो ठीक है, तो हम केवल नंबर ऑफ एच प्लस आयन के बेस पे नहीं बोल सकते हैं, बिकॉज हमें पता है किसी भी एसिड का जो स्ट्रेंथ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। तो हमें पहले कंसंट्रेशन निकालनी होगी, यानी कि वॉल्यूम को भी कंसिडर करना पड़ेगा, वॉल्यूम को भी कंसिडर करना पड़ेगा भाई। देखिए, तो होता क्या है, हम कंसंट्रेशन निकालेंगे, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइंस कितनी होगी, 20 एच प्लस आइंस हैं 2 लीटर वॉल्यूम में, तो कितनी आ जाएगा, 10 आ जाएगा भाई। दूसरी तरफ कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन कितना आ जाएगा, वो देखते हैं। 100 एच प्लस आइंस हैं कितने वॉल्यूम में, 5 में, तो यहाँ कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ओके, तो जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ठीक है, जहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी वहाँ एसिड का स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगा। तो ठीक है, तो यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन ज़्यादा है। ओके, और यहाँ, सॉरी, यहाँ कम थी, ठीक है, सॉल्यूशन ए में कम है, तो इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन, इधर क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आइन ज़्यादा है। अगर ज़्यादा है तो जिधर ज़्यादा है वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगी भाई, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, और दूसरी तरफ एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगी।
अब पीएच की बात करते हैं, पीएच की बात करते हैं। ओके, पीएच के बारे में मैंने क्या बताया था, पीएच और H प्लस आयन कंसंट्रेशन का क्या, H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का जो रिलेशन होता है वो इन्वर्स होता है। तो सॉल्यूशन ए में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन क्या है, कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इधर क्या होगा, यहाँ पीएच ज़्यादा होगी और दूसरी तरफ क्या होगी, पीएच कम होगी भाई। तो ये आपको समझ में आ गया। कोई भी दो सॉल्यूशन अगर दे रखे हैं, ठीक है, अगर उनका H प्लस आयन का कंसंट्रेशन हमें पता है तो उनके पीएच के बारे में हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, किसका पीएच ज़्यादा होगा और किसका कम होगा, या उल्टा कर रखा हो, पीएच दे रखी हो हमें, दो अलग अलग सॉल्यूशन की पीएच दे रखी हो, और हम उससे भी बता सकते हैं कि किस में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है और किस में कम है, कौन ज़्यादा एसिडिक है और कौन कम एसिडिक है। ओके, अब एक मेरा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि क्या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन, ठीक है, क्या किसी स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हमेशा ही मोर एसिडिक होता है क्या? तो आप लोग बताइए, इसे आंसर करिए। इज द सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन इज ऑलवेज मोर एसिडिक। क्या स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्यूशन हमेशा ज़्यादा एसिडिक होगा? तो इसके बारे में हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर जो होगा, इसका जवाब होगा, वो ये होगा कि कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। हम नहीं बता सकते हैं जब तक हमें H प्लस आयन के कंसंट्रेशन का ना पता हो, ठीक है। तो कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड, कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। तो हमें अगर कभी बताना है स्ट्रॉन्ग एसिड का जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा एसिडिक है या कम एसिडिक है, ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो हमेशा ज़्यादा ही एसिडिक हो, ठीक है। वो कम एसिडिक भी हो सकता है। वो कम एसिडिक कब हो सकता है, जब हम क्या करें, बहुत ज़्यादा क्या कर लें, हम जो वाटर है हमारा वो बहुत ज़्यादा ले लें, ठीक है। अगर वाटर बहुत ज़्यादा ले लेंगे हम, तो क्या होगा, उसके अंदर H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, भले ही वो स्ट्रॉन्ग एसिड हमने डाल रखा हो, ठीक है, वो फिर भी पर उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगी वो कम ही होगी। तो एक एग्जांपल ले ही लेते हैं हम, दो एग्जांपल्स ले लेते हैं भाई। तो देखिए कैसे, मान लीजिए हमने एक बीकर इधर ले लिया और दूसरी तरफ भी एक बीकर ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमने क्या डाला, यहाँ पे हमने 1 ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला भाई, 1 ड्रॉप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड इधर डाला 10 लीटर वाटर में। ओके, दूसरी तरफ क्या डाला हमने, दूसरी तरफ हमने क्या डाला, 2 लीटर स्ट्रॉन्ग एसिड डाला, 2 लीटर ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड डाला किसमें, 10 लीटर ऑफ वाटर में। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं, जब 1 ड्रॉप, केवल एक ही ड्रॉप स्ट्रॉन्ग एसिड की डालेंगे, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक सॉल्यूशन में जो H प्लस आयन आता है वो कहाँ से आता है, वो तो एसिड से आता है। और यहाँ पे देखिए, मैं इसे नाम दे देता हूँ, ए में क्या कर रहे हैं हम, ए में क्या कर रहे हैं हम, ए में हम एक ही ड्रॉप डाल रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की, इसका मतलब जो चीज़ H प्लस आयन देती है वो ही बहुत कम डाली हमने। तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या होगा, इस सॉल्यूशन के अंदर पक्का ही कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन बहुत कम होगा, ठीक है, बहुत ही कम होगा। ओके, और दूसरी तरफ क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा होगा, बिकॉज हमने एसिड यहाँ पे ज़्यादा डाल रखा है। तो कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन यहाँ क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो है तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड है देखो। तो इस केस में ये स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड होने के बावजूद भी ये सॉल्यूशन कैसा होगा, ये लेस एसिडिक होगा। ओके, और ये क्या होगा, ये मोर एसिडिक होगा। तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड अगर आपको बोले स्ट्रॉन्ग एसिड भाई कुछ नहीं कर सकता है अगर उसका अमाउंट बहुत कम लिया जाए। तो बेसिकली घुमा फिरा के बात ये होती है कि कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन जो होता है वो मैटर करता है भाई, ठीक है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। ओके, अब हम कंक्लूजन लिख देते हैं। अच्छा, अगर कोई सॉल्यूशन कम एसिडिक हो, देखिए उल्टा चलती हैं दोनों चीज़ें।
अगर कोई सॉल्यूशन क्या हो, कम एसिडिक हो, लेस एसिडिक हो, तो उसका मतलब ये होता है कि वो ज़्यादा बेसिक है, फिर मोर बेसिक है। और अगर कोई सॉल्यूशन मोर एसिडिक है तो इसका मतलब वो लेस बेसिक है। ओके, तो ये बात हमें समझ में आती है भाई। देखिए, तो कंक्लूज़न हमारा ये निकला है, कंक्लूज़न हमारा ये निकला कि अगर कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन ज़्यादा है, H प्लस आयन्स का अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो पीएच जो होगा, तो पीएच की वैल्यू कम आएगी, एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, और जो बेसिक स्ट्रेंथ है वो कम होगी भाई। ओके, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अब हम आगे आते हैं पीएच स्केल पे। अब हम आगे आते हैं पीएच स्केल पे। पीएच स्केल के बारे में पढ़ते हैं भाई। पीएच स्केल में क्या होता है, देखिए, पीएच स्केल में जो पीएच को जो मेज़र किया जाता है, पीएच की वैल्यू ज़ीरो से लेके 14 तक होती है भाई। 0 से लेके 14 तक होती है, और बीच में इसका मिड पॉइंट जो होता है वो 7 होता है भाई। इसे पीएच स्केल बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, 0 से लेके, ठीक है, 0 से लेके जितने भी जो भी सॉल्यूशन जिनकी पीएच कितनी है, 0 से लेके 7 तक आती है, ठीक है, 0 से लेके 0 से ज़्यादा और 7 से कम, उन्हें क्या हम बोलेंगे, एसिडिक सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी होते हैं वो क्या होते हैं, हमारे एसिडिक सॉल्यूशन होते हैं भाई। और जिनकी पीएच 7 से ज़्यादा होती है, 7 से लेके 14 तक होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बेसिक सॉल्यूशन बोलते हैं भाई। ओके, और अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच अगर 7 हो, ठीक है, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच क्या हो, 7 हो, तो भाई उसे हम क्या बोलते हैं, उसे न्यूट्रल बोलते हैं। पीएच 7 को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। चलिए, न्यूट्रल का अगर आपसे अगर कोई एग्जांपल पूछा जाए, तो न्यूट्रल में अगर आप एग्जांपल पूछा जाए तो आप वाटर एग्जांपल दे दोगे, बट वाटर वाटर का पीएच न्यूट्रल होता है, बट वाटर एक न्यूट्रल स्पीसी नहीं है भाई, इसे ध्यान में रखें। वाटर का जो पीएच होता है वो 7 ही होता है, ठीक है, बट वाटर एक न्यूट्रल स्पीसी नहीं है। वाटर एक न्यूट्रल स्पीसी नहीं है। वाटर जो होता है, वाटर असल में एम्फोटेरिक होता है भाई, इस बात को याद रखना, अब ध्यान में रखना, वाटर एम्फोटेरिक होता है। ओके, वाटर एम्फोटेरिक होता है भाई, वाटर एम्फोटेरिक होता है, वो एसिड की तरह भी बिहेव करता है वाटर, ठीक है, एसिड प्लस बेस, एसिड की तरह भी बिहेव करता है और वो बेस की तरह भी बिहेव करता है, तो वाटर एक न्यूट्रल स्पीसी नहीं है। ठीक है, वाटर न्यूट्रल जरूर होता है, ठीक है, वाटर की जो पीएच होती है वो न्यूट्रल होती है, बट वाटर जो है वो एक एम्फोटेरिक स्पीसी होती है, इसे आप याद रखेंगे। अब थोड़ा और अगर इसमें स्पेसिफिकली थोड़ा और इसमें पॉइंट्स अगर बनाए जाएं, जैसे कि इसी पीएच रेंज में अगर मैं यहाँ पे 3 एक पॉइंट डाल दूँ और दूसरा 11 डाल दूँ, तो होता क्या है, जो 0 से 3 तक जो भी होते हैं वो हमारे कौन से आएंगे, वो हमारे स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे भाई। 0 से 3 तक क्या आएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड आएंगे। ओके, 3 to 7, ठीक है, एग्जैक्टली 7 पे तो न्यूट्रल होता है, बट 3 to 7 जो होता है, 3 to 7 हमारे क्या आ जाएंगे, वीक एसिड आ जाएंगे। और उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में हमारे 7 to 11 क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे वीक बेस आ जाएंगे, और 11 to 14 हमारे स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे भाई, स्ट्रॉन्ग बेस आ जाएंगे। तो ये बात हमें समझ में
आ गई। मतलब जब हम पी एस स्केल पे लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, पी एस स्केल पे अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो क्या क्या हो रहा है? देखिए पीएच बढ़ रहा है। पीएच बढ़ने का मतलब कंसंट्रेशन ऑफ एच प्लस आयंस कम हो रहा है। एच प्लस आयंस का कंसंट्रेशन कम हो रहा है। और क्या हो रहा है? एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है। एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो रही है, क्योंकि H प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम हो रहा है तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम ही होगी। और बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है भाई। तो ये बात हमें समझ में आ गई। और यहाँ से एक और चीज़ भी देखने वाली है भाई। यहाँ से एक और चीज़ भी देखने वाली है, वो ये कि जो बेसिस होते हैं, ठीक है, बेस के लिए भी पीएच है कुछ ना कुछ। बेस के लिए मैंने बताया ऊपर, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस, पीएच तो होती है बेसिस के लिए। अगर पीएच होती है तो मतलब उनके अंदर एच प्लस आइंस भी होते हैं, तो बेस के अंदर भी क्या होता है? एच प्लस आइंस होते हैं। तो अब आप लोग बोलोगे सर बेस के अंदर क्या होता है? बेसिस ऑल्सो कंटेन्स, बेसिस ऑल्सो कंटेन्स एच प्लस आइंस, ठीक है, एच प्लस साइंस होते हैं। पर उन, अब तुम बोलोगे सर अब हम उन्हें एसिड क्यों नहीं बोल देते हैं अगर उसके अंदर एच प्लस साइंस होते हैं? तो बेटा क्या होता है कि उसके उन बेसिस के अंदर एच प्लस साइंस तो होते ही होते हैं, साथ में ओ एच नेगेटिव आयंस होते हैं। ओ एच नेगेटिव आयंस का जो कंसंट्रेशन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू एच प्लस आयंस, ठीक है। तो वो भी लिख देता हूँ मैं। बट दे आर not regarded as acids because the concentration of H plus ions is very low in comparison to ओ एच नेगेटिव आयंस। तो ओ एच नेगेटिव आयंस बेसिस में बहुत ज़्यादा होते हैं, एच प्लस आयंस बहुत कम होते हैं, इसीलिए उन्हें एसिड नहीं बोला जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी सारी समझ में आ गई होगी। चलिए भाई, अब आगे चलते हैं। जो अगला हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर किसे बोलते हैं? ओके, यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते हैं पीएच पेपर को, ठीक है। अब ये पीएच पेपर क्या होता है? अब ये पीएच पेपर क्या होता है और इसे हम क्या पता लगाते हैं? तो देखिए पीएच पेपर क्या होता है। पीएच पेपर एक स्ट्रिप होती है पेपर की, तो ऐसे करके होता है पीएच पेपर। तो इसे लिख सकता हूँ मैं, स्ट्रिप ऑफ पीएच पेपर, पीएच पेपर। और इसका जो ओरिजिनल कलर होता है, इसका जो ओरिजिनल कलर होता है वो कैसा होता है? वो ऑफ वाइट होता है, ठीक है, वो ऑफ वाइट होता है। बट अगर हम किसी भी सॉल्यूशन में से डिप करें, ठीक है, इस पीएच पेपर को किसी भी सॉल्यूशन में अगर हम डिप करें तो इसके कलर में क्या आता है? चेंजेस आते हैं। उन चेंजेस से हम क्या बता सकते हैं? हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच रेंज बता सकते हैं, ठीक है। तो इसकी खास बात क्या है? इसकी खास बात क्या है? दिस पीएच पेपर can tell can tell us about the pH range, ठीक है, कि मतलब उस सॉल्यूशन की जो पीएच होगी वो किस रेंज में लाई करेगी। पीएच रेंज ऑफ एनी सॉल्यूशन बाय चेंजिंग इट्स कलर। इसके कलर में कुछ चेंज आता है जिससे हम बता सकते हैं, ठीक है, उस कलर को देख के हम बता सकते हैं कि उसका पीएच रेंज क्या होगा, उस सॉल्यूशन का पीएच रेंज क्या होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं भाई। देखिए हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं वो पीएच पेपर का अलग अलग कलर, किस किस कलर पे कौन सी पीएच रेंज होती है। तो एक मिनट आप शांति बनाएंगे और मैं इसमें क्या कर लेता हूँ, पीएच पेपर को जो भी है उसका कलर जो है उन्हें इंसर्ट कर लेता हूँ एक इमेज को। चलिए भाई, इमेज हो गई है इंसर्ट।
तो इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं ताकि बाकी बच्चे भी देख लें आसानी से। तो देखिए ये होता है यूनिवर्सल पीएच पेपर का जो अलग अलग कलर हैं। अगर ऐसे कलर इनमें से हम कलर मैच कर लेते हैं, ठीक है, हम पीएच पेपर को सॉल्यूशन में डिप करेंगे और इन कलर्स के साथ मैच कर लेंगे तो हमें ये पता लग जाएगा कि उस सॉल्यूशन की पीएच किस रेंज में है। जैसे जैसे अगर रेड कलर आ गया, ठीक है, हमारे पास पीएच का रेड कलर आ गया तो हम उसे क्या बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो सॉल्यूशन जो भी है। अगर रेड कलर आ गया तो हम उसे बोलेंगे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है और उसकी जो पीएच रेंज होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to 3 के बीच में कहीं लाई कर रहा होगा वो। ओके, और बात करते हैं, अगर रेडिश येलो आ गया, ठीक है, अगर रेडिश येलो आ गया तो उस केस में वो क्या होगा, वो वीक एसिड होगा और उसकी पीएच रेंज जो होगी वो क्या होगी, 3 to 7 होगी। ठीक है, 7 से तो कम ही होगी बट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और अगर क्या हो गया, अगर पीएच उसकी क्या आ गई, अगर वो कलर ग्रीन आ गया, ठीक है, अगर कलर ग्रीन मिला हमें, ठीक है, पीएच पेपर को डिप करने पे अगर हमें उसका जो कलर में चेंज होता है वो ग्रीन कलर में चेंज हो जाए तो इसका मतलब वहाँ पीएच क्या होगी, 7 होगी और वो सॉल्यूशन कैसा होगा, न्यूट्रल होगा भाई। चलिए अब आगे बात करते हैं। अगर कैसा हो, अगर कैसा हो, लाइट ब्लू हो, अगर लाइट ब्लू हो तो सॉल्यूशन कैसा होगा, वो वीक बेस होगा। ओके, और उसकी पीएच रेंज 7 to 11 के बीच में होगी कहीं। ठीक, और उसके बाद में अगर कलर कैसा हो, वायलेट हो, वायलेट, और वो कैसा होगा, फिर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और उसकी पीएच 11 to 14 के बीच में कहीं लाई करती होगी। तो ऐसे हम इस यूनिवर्सल जो पीएच पेपर है, जिसे यूनिवर्सल इंडिकेटर भी बोला जाता है, उससे हम किसी भी सॉल्यूशन की पीएच रेंज बता सकते हैं भाई। ठीक है, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और भी चीज़ों के बारे में उनकी पीएच बता रखी है। गैस्ट्रिक जूस की पीएच 1.2 होती है। ओके, लेमन जूस के बारे पीएच 2.2, ये भी आपको पता होनी चाहिए भाई। ये सारी आप लोग याद रखोगे। प्योर वाटर की पीएच क्या होती है, वाटर थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है, नहीं नहीं सॉरी, प्योर वाटर की पीएच तो 7 ही होती है। प्योर वाटर की पीएच 7 ही होती है। ब्लड की पीएच जो होती है, ब्लड की पीएच 7.4 होती है। ठीक है, बल्कि एग्जैक्टली तो ये नहीं होती है, थोड़ा चेंज होता रहता है। ब्लड की पीएच 7.4 से 7.6 के बीच में रहती है भाई हमारे। तो यहाँ पे देखिए एक कमाल की चीज़ है, गैस्ट्रिक जूस। अगर गैस्ट्रिक जूस के बारे में आपको पता हो क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, हमारे स्टमक में प्रेजेंट होता है। जो भी हमारे स्टमक में एसिड रिलीज होता है, प्लस एसिड और अगर एंजाइम्स दोनों की बात करें तो उसे क्या बोलते हैं हम, उसे हम बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। तो देखिए, तो ये स्टमक में प्रेजेंट होता है, ठीक है, प्रेजेंट इन स्टमक। गैस्ट्रिक जूस स्टमक में प्रेजेंट होता है एंड इट हेल्प्स इन डाइजेशन, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो अब यहाँ पे देखिए इसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच 1.2 है। 1.2 पीएच होने का मतलब ये स्ट्रांगली एसिडिक है। अगर ये स्ट्रांगली एसिडिक है तो आप लोग बोलोगे सर आपने तो बोला था एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, तो ये इतना कोरोसिव, इतना स्ट्रांगली एसिडिक सोल्यूशन हमारे पेट में है और हमें कुछ हो ही नहीं रहा है। ऐसा कैसा हो सकता है, हमारे ऐसे टिश्यूज़ को क्या कर देना चाहिए था, इसे बर्न कर देना चाहिए था। और ऐसा क्यों नहीं हो रहा है भाई, इसका जवाब भी मैं आपको बताता हूँ। तो होता क्या है, होता कुछ ऐसा है, मान लीजिए मान लीजिए ये हो गया हमारा स्टमक, ठीक है, तो ये हो गया हमारा स्टमक। तो स्टमक के अंदर क्या हो गया, स्टमक के अंदर ये हमारा हो गया क्या, ये हो गया हमारा, यहाँ पे हमारा जो है वो गैस्ट्रिक जूस प्रेजेंट है जिसकी पीएच बहुत कम है, यानी कि काफ़ी काफ़ी क्या है, स्ट्रांगली एसिडिक है वो। दिस इज द गैस्ट्रिक जूस। तो ये हमारे स्टमक को क्यों, मतलब वो क्या नहीं कर रहा है, कोरोड क्यों नहीं कर रहा है, ठीक है, उसे बर्न क्यों नहीं कर रहा है, उसकी वजह क्या होती है, उसकी वजह होती है कि
इस गैस्ट्रिक जूस हमारी जो इंटरनल टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, या जो भी हमारी स्किन है उसे बचाने के लिए यहाँ पे क्या होती है, एक लेयर होती है, ठीक है, म्यूकस लेयर होती है एक। तो जो क्या करती है, इस गैस्ट्रिक जूस से हमारे जो मसल्स हैं, ठीक है, जो हमारे मसल्स हैं या टिश्यूज़ हैं उन्हें बचाती है। ओके, दिस ग्रीन लेयर इज द म्यूकस लेयर, इसे बोलते हैं म्यूकस लेयर। इट प्रिवेंट्स आवर, इस म्यूकस लेयर की वजह से ही हमारे जो भी इंटरनल ग्लैंड्स हैं, ओके, और वो बचे हुए हैं। देखिए भाई, तो यहाँ पे क्या है, इट प्रिवेंट्स, इट प्रिवेंट्स आवर, इसे मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। इट प्रिवेंट्स आवर ग्लैंड्स एंड टिश्यूज़। तो इसी की वजह से क्या हो गया है, हमारे ग्लैंड्स और टिश्यूज़ बचे हुए हैं भाई। सो दिस इज़ ऑल अबाउट अप टू दिस क्लास। नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, पीएच के एप्लीकेशंस पढ़ेंगे हमारे डे टू डे लाइफ में, ठीक है, पीएच के क्या क्या एप्लीकेशन है, और उसके बाद में हम सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट्स का प्रिपरेशन, सॉल्ट्स की प्रॉपर्टीज़ या उनके यूजेस। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। थैंक यू वेरी मच।